इसने चुनाव में वोट देने का अधिकार धनी लोगों को दिया, इसने संपत्ति का अधिकार छीन लिया और इसने एक नया चुनाव कराने का आदेश दिया। यह बात हुई 25 जुलाई 1830 को। 4 अध्यादेश लागू होता है 25 जुलाई 1830 को। अब बच्चों आप बताएं कि क्या फ्रांस इसका स्वागत करेगा? 26 जुलाई को ही फ्रांस के जितने नगरवासी थे, पेरिस के या और भी छोटे छोटे जगहों के या बड़े जगहों के, वे लोग सड़कों पर उतर आए और उन लोगों ने इस चारों अध्यादेश का खिलाफ किया। और इनका नेता कौन था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में राजा ने भेजा था लफायते के नेतृत्व में एक स्वयंसेवक दल कि जाके तुम अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें अमेरिका के पक्ष में युद्ध करो। तो वह जो लफायते था जब वापस लौट के आया तो इनका नेता लफायते बना। और लफायते बहुत वृद्ध हो चुका था। लफायते के नेतृत्व में फ्रांस की जनता सड़कों पे आ गई और 27, 28 और 29, यह 27 से लेकर 29 जुलाई 1830 फ्रांस पूरी तरह ठप हो गया। जहाँ देखिए वहीं क्रांतिकारी, जहाँ देखिए आक्रमण, मारना, पीटना, हत्या करना, अस्त्र छीन लेना, यानी अराजकता की स्थिति आ गई। इस 3 दिन को फ्रांस में विचित्र तनाव रहा। राजा परेशान हो गया। राजा अंत में चार्ल्स 10 गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चूंकि यह क्रांति जुलाई में हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग फ्रांस की जुलाई की क्रांति कहते हैं या फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। पहली क्रांति 1789 ईस्वी और दूसरी क्रांति 1830 ईस्वी। अब हम आगे बात करेंगे कि एक और क्रांति होनी बाकी थी। तो यह मेटरनिक की व्यवस्था के चलते और चार्ल्स 10 के महत्वाकांक्षा के चलते फ्रांस में यह क्रांति हुई। तो अब चूंकि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है और फ्रांस के जो सराउंडिंग से अगल बगल जो भी शहर हैं, जो भी देश हैं, वहाँ भी इसकी आग गई। मेटरनिक ने जो व्यवस्था कायम की थी वह अब छिन्न भिन्न हो रही थी। अब जैसे देखिए कि इसका असर कहाँ कहाँ पड़ा। स्पेन में फर्डिनेंड शासक थे। स्पेन देश जो था वहाँ फर्डिनेंड शासक थे। इनको मेटरनिक व्यवस्था के तहत, वियना संधि के तहत, ये बूर्बो वंश के शासक थे। इनको कुछ प्रदेश भी दे दिया गया था और इनको रखा गया था। वहाँ पर युद्ध लोगों ने क्रांति की फर्डिनेंड के खिलाफ और इन लोगों ने सुधार की मांग की कि आप जो शासन कर रहे हैं इसमें फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के खिलाफ कुछ बातें होनी चाहिए। और फर्डिनेंड ने समय की नज़ाकत को समझा और 1832 ईस्वी में इसने अपने संविधान में संशोधन करके लोगों को शांत किया। यानी फ्रांस की दूसरी क्रांति का असर स्पेन पर पड़ा। पुर्तगाल भी फ्रांस से सटा हुआ देश था। वह 2 व्यक्ति थे, डोम मिंगुएल और डोला मारिया। डोम मिंगुएल और डोला मारिया, ये दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, लेकिन ये उग्र थे और ये थोड़ा रीजनेबल थे। ये प्रतिक्रियावादी थे। डोम मिंगुएल को हम कह सकते हैं कि रिएक्शनरी थे, प्रतिक्रियावादी थे। और डोला मारिया पूरी तरह राष्ट्रवादी थे। पुर्तगाल की जनता डोम मिंगुएल और डोला मारिया दोनों से प्रभावित थी। अब सवाल, जब वहां भी क्रांति की आग जल चुकी थी
वहाँ भी अब लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हो चुके थे। तो उन लोगों ने डोम मिंगुएल की बात की अनसुनी की और डोला मारिया की बात को आगे बढ़ाया और डोला मारिया के नेतृत्व में पुर्तगाल में क्रांति हुई और वह सफल रहा। अब आइए स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड फ्रांस के ठीक बगल में इटली और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। यहाँ कैंटन में पूरी शासन व्यवस्था बटी हुई थी, छोटे छोटे भागों में, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं अपने यहाँ, वह कैंटन में थी। तो स्विट्जरलैंड का प्रशासन कैंटन में बटा हुआ था। वहाँ भी लोगों ने राष्ट्रवाद की बात की, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक धर्म, आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी की बात की। और वहाँ के शासक ने भी फ्रांस की दूसरी क्रांति के कारण वहाँ के लोगों की बात मानी। यह मानना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है कि वह मेटरनिक की व्यवस्था के खिलाफ सारी बातें हो रही थी। मेटरनिक नहीं चाहता था कि राष्ट्रवादी विचारधारा इन देशों में हो, लेकिन हो चुका था। स्पेन में हो गया, पुर्तगाल में हो गया, स्विट्जरलैंड में हो गया। अब आइए बेल्जियम। बेल्जियम जो था वह वियना कांग्रेस में, वियना संधि के द्वारा हॉलैंड को दे दिया गया था। यह प्रदेश हॉलैंड को प्राप्त हो गया था। हॉलैंड के डच ग्रैंड डची थे, उनको मिल चुका था। अब बेल्जियम ने भी अपनी स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि वह देख चुका था नेपोलियन कोड के द्वारा, वह देख चुका था फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों के द्वारा, और वह वहाँ के दार्शनिकों की बात को समझ चुका था। इसने स्वयं को आज़ादी की बात की, अलग करने की बात की, कि मैं, चूँकि हॉलैंड वासी बेल्जियम के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते थे। जो अधिकार हॉलैंड के लोगों को प्राप्त था, वह अधिकार बेल्जियम के लोगों को प्राप्त नहीं था। परिणाम यह हुआ कि 1831 ईस्वी में हॉलैंड को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। यह फ्रांस की क्रांति का असर था। अब देखें पोलैंड। ये जो मैं बता रहा हूं, यह आप लोगों को समझना चाहिए कि यह फ्रांस की दूसरी क्रांति का असर था। अगर क्रांति न होती तो इन देशों में इस तरह की बातें न उठती। इनके अंदर यह बात उठाने का अगर जोश आया, ताकत आया, तो फ्रांस की क्रांति के कारण, कि जब वहाँ का चार्ल्स दसम भाग सकता है इंग्लैंड, वहाँ जब सत्ता परिवर्तन हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। यह मनोभावना उनके अंदर जगी और वह मेटरनिक के उस कुठाराघात प्रशासन से अपने को अलग करने का प्रयास करने लगे। पोलैंड जो था, यह वियना कांग्रेस के द्वारा रूस को दिया जा चुका था। इसको रसा में मिला दिया गया था। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम हॉलैंड से अलग होने की बात करने लगा और हो गया 1831 में, उसी तरह पोलैंड भी अपने को रूस से अलग करने का प्रयास किया। लेकिन रूस ताकतवर ज़्यादा था, वह हॉलैंड की तरह नहीं था। यहाँ के क्रांतिकारियों को, पोलैंड के क्रांतिकारियों को रूस ने बुरी तरह प्रताड़ित किया और उनको दबा दिया, उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ की क्रांति असफल हो गई। पोलैंड अभी भी रूस के कब्जे में रहा, लेकिन आवाज़ उठाना रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए यही बहुत बड़ी बात थी, और यही फ्रांस की दूसरी क्रांति की सफलता थी। कम से कम आवाज़ तो उठा। अब देखें इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी, ये दोनों नेपोलियन के पहले एकमात्र भौगोलिक मात्र थे। कोई बहुत ध्यान से देशों को जानता ही नहीं था, क्योंकि खंड खंड में बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। अब परमा, मोडेना, टस्कनी हो, सिसिली हो, नेपल्स हो, उसके बाद ये सब अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में बटा हुआ था। नेपोलियन ने उनको अभिव्यक्ति मात्र से, भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र से एक
देश का दर्जा देने का प्रयास किया और उनको एकजुट किया। उसने जर्मनी में 39 का एक संघ बनाया, इटली में जर्मलाइन संघ बना। इस तरह वे एकीकरण की जो शुरुआत थी वह नेपोलियन ने कर दी थी। और आगे हम देखेंगे कि कुछ ही वर्षों के बाद इटली और जर्मनी एक स्वतंत्र देश के रूप में, सशक्त देश के रूप में, एकीकृत देश के रूप में यूरोप में आगे आएंगे। लेकिन अभी तक उसमें उस तरह की मनोभावना नहीं थी। इनको अलग अलग राज्यों को, देशों को बांट दिया गया था। कुछ प्रसा को दे दिया गया था, कुछ स्पेन को दे दिया गया था, कुछ ऑस्ट्रिया अपने पास रखा था, यानी उनका बंटवारा किया गया था ताकि ये दोनों देश, इटली और जर्मनी, एकीकृत न हो सकें। और वहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर यंग इटली और यंग जर्मनी नाम की गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं बनकर उस राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की दूसरी क्रांति का बहुत ही विहंगम असर, विस्तृत असर यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा, जिसमें कि स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और जर्मनी प्रमुख हैं। और इंग्लैंड और फ्रांस पर तो पड़ा ही पड़ा, क्योंकि फ्रांस में चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और फिर नई सरकार बनी 1830 में।